हेलो गाइस, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है ये है सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12। आज मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ इस चैप्टर के ऊपर। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाला है इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी जरूर देख लेना चाहिए इस चैप्टर का, और नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक या फिर दो एमसीक्यू जरूर रहेगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है, मतलब डरने का कोई बात ही नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, देख लीजिए मेरे साथ, आसानी से आप लोग ये चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे साथ। सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो मेन टॉपिक वो मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले जो टॉपिक है सरफेस को लेकर, एक्चुअली ये चैप्टर किसको लेकर है, टॉपिक क्या है, सरफेस। तो इसमें क्या है, पहला जो टॉपिक है वो है एड्सॉर्प्शन, उसके बाद है एब्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन किसको कहते हैं, एडी। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस फेनोमेनन, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स in the surface of the substances. That means जब मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन सब्सटेंस के सरफेस में होगा रेदर देन बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बल्क मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसमें नहीं होकर जब सरफेस में होगा एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन। ठीक है, और एब्सॉर्प्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन मतलब एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बल्क रेदर देन द सरफेस, मतलब सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन जब होगा मॉलिक्यूल के एक्युमुलेशन, तब उसको कहेंगे एब्सॉर्प्शन, और जब सरफेस में होगा तब उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप्स क्या क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप है एड्सॉर्प्शन, तो इस चैप्टर में हम लोग एड्सॉर्प्शन को लेकर ही डिस्कस करूंगा, एब्सॉर्प्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस को लेकर डिस्कस करूंगा। तो चलिए एड्सॉर्प्शन का टाइप, एड्सॉर्प्शन क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और इसको फिजिसॉर्प्शन भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको आप लोग केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हो। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन है क्या, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, एक्चुअली फिजिसॉर्प्शन है व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑकर्स बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं एड्सॉर्बेट किसको कहते हैं और एड्सॉर्बेंट किसको कहते हैं। देखिए एड्सॉर्बेंट मतलब जिस सब्सटेंस के सरफेस में एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा उसको कहेंगे एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेट किसको कहेंगे, जो सब्सटेंस, जो गैसियस मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा उसको कहेंगे एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट में एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, एड्सॉर्ब प्रोसेस होता है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, जब एड्सॉर्बेट सब्सटेंस एड्सॉर्प्शन करेगा एड्सॉर्बेंट के साथ, तब वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू होगा, तो उसको कहेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। कैसे होगा देखिए, तो देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू। ठीक है, और फिजिकल एब्जॉर्प्शन का क्या क्या पॉइंट याद रखना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। देखिए नंबर 1 क्या है, इसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा फिजिसॉर्प्शन, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस। रिमेंबर
विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेज एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। और इसका एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो पहले जान लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। देखिए, एक मोल एब्जॉर्बेट जब एब्जॉर्प्शन होगा तब जो हीट इवॉल्व होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन फेज एब्जॉर्प्शन के समय 20 to 40 किलो जूल होता है पर मोल। 20 to 40 किलो जूल पर मोल, बहुत कम होता है, लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। और क्या होता है इसका, इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन के समय इसका स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होता है, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू आप लोग यहां पे नहीं मिलेगा। ये रिवर्सिबल इन नेचर, फेज एब्जॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर, और इसका स्पेसिफिक नहीं होता, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, याद रखना, रिवर्सिबल इन नेचर फेज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब केम एब्जॉर्प्शन की तरफ। केम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये फॉर्म होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड फॉर्मेशन के मतलब केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब यहां पर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको कहेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन और केम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो केम एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें हाई, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ केम एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक वैल्यू है इसका। फिर इसमें क्या होता है, जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है, और ये इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने एब्जॉर्प्शन के टाइप्स के बारे में बताया। फिर देखते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स। ठीक है, चलिए तो चलिए देख लेते हैं द फैक्टर्स ऑन व्हिच एब्जॉर्प्शन डिपेंड, मतलब कौन कौन फैक्टर के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ, नंबर 1 जो है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट मतलब जो एब्जॉर्ब होता है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसका जो हायर सीटी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, उसको कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसका इजीली लिक्विफाई कर सकेंगे, और उसका एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा, हाई एब्जॉर्प्शन होगा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट का नेचर क्या है, देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल कैन एब्जॉर्ब मेनी पॉइजनस गैसेस। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो हाइड्रोजन गैस या फिर कोई भी मतलब पॉइजनस गैस को ये एक्टिवेट कर लेता है। मतलब चारकोल जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको एक्टिवेटेड चारकोल कोई भी पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके सरफेस में। ठीक है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा एब्जॉर्बेट का नेचर कैसा है, उसका एब्जॉर्ब करने का क्षमता कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्बेंट। देखिए, सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट मतलब जिस सरफेस में एब्जॉर्ब होता है अगर वो ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो ले चैटलियर जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या होगा, तो ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा रिवर्स। तो डिसॉर्प्शन मतलब क्या है, डिसॉर्प्शन मतलब ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एक्युमुलेशन हो रहा है वो सिर्फ मतलब क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या, देखिए प्रेशर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, सरफेस में एक्युमुलेट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये फैक्टर्स ऑन व्हिच एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका डेफिनेशन क्या है? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें किसका वेरिएशन होगा किसके साथ? देखिए, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट और इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर, गैस के समय प्रेशर, लिक्विड सब्सटेंस सॉल्यूशन के समय कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। तो इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो मास ऑफ एक्सटेंट ऑफ गैस, एक्सटेंट ऑफ मास या फिर मास ऑफ गैस का जो वेरिएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो देखते हैं मैथमेटिकल काम क्या है। x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p to the power 1 by n। Therefore x by m equal to k into p to the power 1 by n। x क्या है? x है amount of gas adsorbed, m क्या है? mass of the adsorbent, p क्या है? equilibrium gas pressure, n क्या है? एक नंबर है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है जो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के ऊपर। k क्या है? एक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, log x बाई m इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। देखिए इसके ऊपर अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे? लॉग लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन, तो इसमें जो स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखिए, तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p, ठीक है। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए पहले x बाई एम के साथ प्रेशर, मतलब ये क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड। x बाई एम मतलब अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब, x है अमाउंट ऑफ गैस क्वांटिटी और m क्या है? मास। तो इसके साथ जो प्रेशर का रिलेशन देखिए यहाँ पे, ये जो ग्राफ यहाँ पे क्या दिखाया? T कांस्टेंट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी, और यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n, और यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर जब होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर के समय क्या होगा? k इंटू पी टू द पावर 0। लो प्रेशर के समय क्या होगा? यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी, और इंटरमीडिएट मतलब मॉडरेट प्रेशर में ये x बाई एम जो इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। अब ये जो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p, इसमें इंटरसेप्ट क्या है? ये है इंटरसेप्ट log k, ये मैंने यहाँ पे दिखाया। फिर यहाँ पे स्लोप क्या है? 1 बाई n स्लोप, ये 1 बाई n है स्लोप, ठीक है। ये आप log x बाई m और log p का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये इजीली आप लोगों के साथ, मतलब इजीली आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्लोप 1 बाई n और इंटरसेप्ट है log k, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था इस ग्राफ के ऊपर, तो जरूर ये दोनों ग्राफ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म सॉल्यूशन के समय क्या होगा। सॉल्यूशन के समय ये x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर 1 बाई n, क्योंकि सॉल्यूशन के समय हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। x बाई एम इक्वल टू k इंटू सी टू द पावर 1 बाई n log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log c। तो सेम टू सेम इंटरसेप्ट और स्लोप, इंटरसेप्ट है log k और स्लोप क्या है? 1 बाई n। तो सॉल्यूशन के समय कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करना होगा और गैस के समय प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, और एक पार्ट है इस चैप्टर का, ये है कैटलिस्ट,
कैटालाइसिस वो प्रोसेस क्या है एक्चुअली, उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। देखिए कैटालाइसिस प्रोसेस क्या होता है। उस प्रोसेस में कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैटालाइसिस क्या है, कैटालिस्ट का जो ये इंक्रीज करना, मतलब कोई भी रिएक्शन को जो इंक्रीज करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कैटालाइसिस। अब ये कैटालाइसिस दो टाइप का होता है। क्या होता है, नंबर 1 होमोजेनियस कैटालाइसिस, और नंबर 2 क्या होता है, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, ठीक है। अब होमोजेनियस का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों के सामने। देखिए ये जो SO2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होके SO3 हो रहा है, इसमें एक कैटालिस्ट की जरूरत है। कौन सा कैटालिस्ट, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हर एक का फेज देखिए, हर एक क्या है, कैटालिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हर एक सेम फेज में है। तो कोई भी कैटालाइसिस प्रोसेस में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों ही एक ही फेज में होगा तब उसको कहेंगे होमोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। और हेटेरोजेनियस के समय क्या होगा, कैटालिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में रहेगा। वो ही सिर्फ एक याद रखिए, कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में रहेगा। अगर सॉलिड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में है और कैटालिस्ट, रिएक्टेंट सपोज गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैस है और कैटालिस्ट सॉलिड है, तब उसको कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। एग्जांपल एक ले लेते हैं। ये जो प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, बहुत रिनाउंड प्रोसेस है एमोनिया फॉर्मेशन का। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर एमोनिया फॉर्म हो रहा है। इसमें आयरन है सॉलिड स्टेट में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या हो गया, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एक एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइजन और इनहिबिटर किसको कहते हैं। पॉइजन क्या है और इनहिबिटर क्या है। पॉइजन वो होता है जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी रोक देता है, द सब्सटेंस व्हिच स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और इनहिबिटर, प्रोमोटर किसको कहते हैं, जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी फास्ट कर देता है उसको कहते हैं इनहिबिटर या फिर प्रोमोटर। कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो फास्ट करते हैं उसको कहते हैं प्रोमोटर, और कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो रोक देते हैं उसको कहते हैं पॉइजन। अब देखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, देखिए इसके बारे में बताने से पहले मैं एक बात कहूंगा। पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट कैटलिस्ट नहीं होता है। स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट, मिडिल वाला जो येलो कलर का एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं उसको। और इसमें भी मतलब ये हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम, हर एक नहीं कह सकते, मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो कैटालाइटिक नेचर, बट उसमें भी ग्रुप 5 to 11 बेस्ट, और उसमें भी अगर बेस्ट बोला जाए तो ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स, ग्रुप 7 to 9 elements of D block, they act as a good catalyst, best catalyst। तो जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी मतलब उसका स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन। एक्टिविटी मतलब कोई भी एक कैटलिस्ट कितना एक्टिव है, इसका ये जो रेट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वो कैटलिस्ट का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसको ही कहते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स आर द बेस्ट कैटलिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू अचीव द बेस्ट प्रोडक्ट, टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्चुअली मतलब सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्ट करना है हम लोगों को कोई भी कैटलिस्ट जो मेरे को ये प्रोडक्ट देगा, तो ये प्रोडक्ट देने के लिए ये कैटलिस्ट देना पड़ेगा, मगर क्या है? रिएक्टेंट सेम है। तो रिएक्टेंट अगर सेम है तो डिफरेंट कैटलिस्ट देने से प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, वही कहते हैं, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए गौर कीजिए ये बात, जो सेम रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट क्या है? इसमें सेम होता है, मगर प्रोडक्ट देखिए डिफरेंट हुआ। किस लिए? क्योंकि कैटलिस्ट डिफरेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी, सपोज हम लोगों को मिथाइल अल्कोहल चाहिए, तो मिथाइल अल्कोहल चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? कॉपर ZnO क्रोमिक एसिड। अगर हम लोगों को फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर में क्या देना पड़ेगा? कॉपर देना पड़ेगा। हम लोग को मीथेन गैस चाहिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर में क्या देना पड़ेगा? निकल देना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो पाने के लिए हम लोगों को वो कैटलिस्ट डालना है। ये जो प्रॉपर्टी है टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस। शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस क्या है? द कैटलिस्ट और द कैटालाइसिस प्रोसेस which depends on the shapes of the catalyst. कोर शेप्स, शेप के ऊपर जो डिपेंड करता है, किसके ऊपर? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के शेप के ऊपर जो डिपेंड करेगा उसको कहेंगे शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस। ठीक, तो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट का एग्जांपल क्या है? जियोलाइट, बहुत पॉपुलर है जियोलाइट। जियोलाइट का एग्जांपल क्या है? जियोलाइट का एग्जांपल है ZSM5। जियोलाइट क्या है? एक्चुअली जियोलाइट है एल्यूमिनोसिलिकेट्स, मतलब उसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऐसा करके इसमें क्या रहेगा? ऐसे करके एल्यूमिनोसिलिकेट मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और सिलिकॉन का एक लिंकेज टाइप रहेगा, उसको कहेंगे जियोलाइट। अब जियोलाइट के एग्जांपल है ZSM5 जो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये जियोलाइट और शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंजाइम कैटालाइसिस क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है। एंजाइम कैटालाइसिस आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे। एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम है हम लोगों के शरीर में या फिर प्लांट में भी, तो उसका काम क्या है? वो एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम करता है, मतलब उसका कोई भी जो हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में। तो एंजाइम कैटालाइसिस का मैकेनिज्म है वो क्या है? उसको कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी इसमें क्या है? इसमें देखिए पहला जो है उसमें देखिए E+S ES स्टार, then ES star will convert into EP star, then E+P। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये तो कैटलिस्ट एंजाइम, तो यहाँ पे कैटलिस्ट और इसके साथ सबस्ट्रेट, रिएजेंट, रिएक्टेंट, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ES स्टार इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, ये फास्ट है और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है। नंबर 2 स्टेप में क्या है? देखिए ये जो ES स्टार है ये कन्वर्ट हो गया EP स्टार में,
इंटरमीडिएट ही, फिर एंजाइम और उसके साथ प्रोडक्ट मिल गया हम लोग को। तो ये एक लॉक एंड की थ्योरी है, बुक में देख लीजिए, बहुत इजी है। एक डायग्राम है लॉक और की का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर प्रोडक्ट अलग होके फॉर्मेशन हो गया। तो कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन के बाद भी कैटलिस्ट सेम फेज में रहता है, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करके, प्रोसेस को एनहेंस करके वो खुद निकल लेते हैं। तो यहाँ पे भी एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करके, प्रोडक्ट क्रिएट करके वो खुद निकल के चलाया। तो यही है एंजाइम कैटालाइसिस का लॉक एंड की थ्योरी मैकेनिज्म। ठीक है। कोलोइडल पार्ट कहते हैं, कोलोइड्स ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के ऊपर, कोलोइड्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो वो है क्या? देखिए, कोई भी सॉलिड अगर मतलब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे सॉल्यूशन, मतलब उस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन और उस सब्सटेंस को कहेंगे सॉल्यूशन। तो इस कोलोइड के समय हम लोग सॉल्यूट को कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलोइड एक्चुअली है क्या? ट्रू सॉल्यूशन है क्या? सस्पेंशन है क्या? ट्रू सॉल्यूशन ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल आप खुद आंखों से देख नहीं सकते हो, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन आप लोग देख सकते हो, सस्पेंशन बड़ा है, वो मोर देन 1000 नैनोमीटर है। और कोलोइड क्या है? इन दोनों के बीच है कोलोइड। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच जो पार्टिकल है वो है कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइडल के समय हम लोग सोल्यूट को कहेंगे डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो कोलोइड के क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन based on physical states of dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करके जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ये कोलोइड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसमें उसका फिजिकल स्टेट देखा जाता है, किसका? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों का। डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होगा, उसको कहेंगे सॉलिड सॉल्व। डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड होगा, उसको कहेंगे सॉल्व। ऐसे करके एक चार्ट है, ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रहा हूं। ये चार्ट आप लोग जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोग जरूर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, इसका जो टाइप का क्या नाम है और इसका एक एक एग्जांपल, बहुत बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे एक सिस्टम है याद रखने का, देखिए सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, फिर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस गैस, सॉलिड लिक्विड। तो सॉल्व सॉल्व, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉल्व, सॉलिड सॉल्व, फोम। फिर ये यहाँ पे एग्जांपल। तो सॉलिड सॉलिड क्या है? सॉलिड सॉल्व, इसका एग्जांपल एलॉय। सॉलिड लिक्विड सॉल्व, एग्जांपल पेंट। सॉलिड गैस एरोसोल, स्मोक। लिक्विड सॉलिड जेल, एग्जांपल जेली। लिक्विड लिक्विड इमल्शन, एग्जांपल मिल्क। लिक्विड गैस एरोसोल, एग्जांपल मिस्ट। गैस लिक्विड सॉलिड सॉल्व, प्यूमिक स्टोन। गैस लिक्विड फोम, सोप लेदर। तो एरोसोल इंपॉर्टेंट, देखिए दोनों टाइप मैंने यहाँ पे दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल होंगे तो एल्कोसोल कहेंगे, वाटर होंगे तो एक्वासोल, हाइड्रोसोल, ऐसे करके आप लोग कह सकते हो। बेंजीन होगा तो बेंजोसोल। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर नाम होता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चार्ट आप लोग जरूर लिख लीजिए।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between dispersed phase and dispersion medium। इसमें जो टाइप है क्या क्या, लायोफिलिक कोलोइड, फिर लायोफोबिक कोलोइड। लायोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हेटिंग। तो लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। ठीक है, ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल होता है, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। ठीक है, तो लायोफिलिक क्या है, लायोफिलिक है लिक्विड लविंग, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे बहुत वीक होगा। तो ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए, लायोफोबिक को स्टेबल करने के लिए कभी कभी हम लोग लायोफिलिक भी यूज करते थे। तो लायोफिलिक का एग्जाम्पल क्या है, लायोफिलिक का एग्जाम्पल है गाम, स्टार्च, जेली कह सकते हैं। और लायोफोबिक का एग्जाम्पल है आर्सेनस सल्फाइड सॉल्ट, AS2S3 आर्सेनस सल्फाइड सॉल्ट, फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ये सब लायोफोबिक का एग्जाम्पल है। तो लायोफोबिक तो स्टेबल है नहीं, तो इसको स्टेबल करने के लिए लायोफिलिक कोलोइड ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के बाद वो लायोफोबिक के ऊपर एक लेयर बना देता है, फिर वो सॉल्यूशन लायोफिलिक की तरह अवेलेबल सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन करने के लिए, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। इसलिए लायोफिलिक को कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड। ठीक है, ये है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्लासिफिकेशन है पार्टिकल साइजेस, किसका, डिस्पर्स्ड फेज का। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइजेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करके एक नंबर जो है मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड, नंबर 2 है मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड, नंबर 3 जो है वो है एसोसिएटेड कोलोइड। मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर और एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड क्या है, द कोलोइड पार्टिकल्स जिसका स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होकर, जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर भी होता है, तो वो पार्टिकल एग्रीगेट होकर कोलोइडल पार्टिकल के रेंज फॉर्म कर लेता है। तो इसमें इसका एग्जांपल S8P4 ऐसे करके लिख सकते हैं इसका एग्जांपल। फिर मैक्रोमोलिकुलर, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैविंग इन द कोलोइडल डायमेंशन, साइज बड़ा होता है, प्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल, मतलब मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड का एग्जांपल। फिर एसोसिएटेड, सो एसोसिएटेड कोलोइड क्या है, एसोसिएटेड कोलोइड वो है जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है लो कॉन्सेंट्रेशन में, और कोलोइड सॉल्यूशन मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तब उसको कहेंगे एसोसिएटेड कोलोइड, मतलब एग्रीगेटेड कोलोइड्स। तो इसके एग्जांपल क्या है, मिसल्स, मिसल्स आपको पता है क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे। मिसल्स मतलब क्लस्टर ऑफ क्या, सब्सटेंसेस, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। सोप मिसल्स जिसको कहते हैं, सोप जो फोम फॉर्मेशन करते हैं उसको, वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सब्सटेंसेस होता है, तो उसको कहते हैं मिसल्स। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है लो कॉन्सेंट्रेशन में और हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। तो सोप मिसली का जो एक्शन है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वो तो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हो। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों अलग अलग पार्ट ये सोप मिसल्स में होता है। मतलब सोप में, सोप का एग्जांपल क्या है, सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA। ये जो पार्ट, ये क्या है, ये जो एल्काइल पार्ट है, लॉन्ग चेन जो पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट।
ये है हाइड्रोफोबिक टेल, और ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक ये वाटर रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक जो है वाटर अट्रैक्टिंग। ये आयनिक पार्ट है वाटर अट्रैक्टिंग, और ये है मतलब एल्काइल ग्रुप जो है वो है वाटर रिपेलिंग पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन तो इतना ही है कोलेट का। फिर डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रोसेस होता है कोलेट के ऊपर डिपेंड करके, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए नंबर 1 जो प्रोसेस है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन किसको कहते हैं? पेप्टाइजेशन मतलब it is a process of separating colloidal particles from their solutions by using suitable electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर देंगे तब उसमें जो कॉलोइड का सेपरेट हो जाएगा कॉलोइडल पार्टिकल का, उसको कहेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट डायलाइसिस। डायलाइसिस किसको कहेंगे? डायलाइसिस it is a process of separating colloids from crystalloids by means of diffusion through a suitable membrane। एक suitable membrane यूज करके colloid से crystalloid को सेपरेट करना डिफ्यूजन के थ्रू, उसको कहेंगे डायलिसिस प्रोसेस। तो डायलिसिस प्रोसेस नॉर्मली बहुत स्लो होता है। उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उसके साथ एक क्या अप्लाई किया, उस प्रोसेस में, मतलब उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका क्या हो गया, फास्ट हो गया वो प्रोसेस, तब उसको कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। प्रोसेस तो सेम है मगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो कॉलोइड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यहां पे एक पेपर यूज किया गया। कौन सा पेपर? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो उसमें है क्या? देखिए नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर्स है, ठीक है, उसमें कॉलोइड पार्टिकल आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पोर्स के थ्रू इजीली कॉलोइड पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। अगर उस पोर्स को और भी छोटा करना है तो उसके साथ फॉर्माल्डिहाइड मिक्स करके सनलाइट में रखने के बाद हार्ड हो जाता है और वो पोर्स छोटा हो जाता है, तब उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उस पेपर यूज करके कॉलोइड को, मतलब कॉलोइडल पार्टिकल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? देखिए मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल टुवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट मीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो, एनोड और कैथोड। तो मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस मीन्स मूवमेंट, रिमेंबर। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट टुवर्ड्स electric field, means towards electrodes using electric field is known as electroosmosis। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन और देखिए ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन द movement of the colloidal particles, zigzag movement, zigzag motion, zigzag motion of the colloidal particle। देखिए colloidal particle ऐसे zigzag motion, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे करके मूव होता है, zigzag वे में मूव होता है, उसको कहते हैं colloidal particle का ये जो मूवमेंट, इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था पहले, इसलिए इसका नाम
ब्राउनियन मोशन। तो इसमें कोलोइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है क्यों होता है, डिफरेंट क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। कोलोइडल पार्टिकल बहुत छोटा है, इसमें डिफरेंट एनर्जी का डिफरेंस होता है, गैप होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोलोइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के बाद डिफरेंस डिसबैलेंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, इसलिए ये फोर्स वहां पे देखते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इफ यू पास ए बीम ऑफ लाइट through a colloidal solution then it scatters into different directions। मतलब colloidal particle मतलब colloidal solution एक है, अगर इसमें आप लोग beam of light पास करेंगे तो क्या होगा, different direction में scatter होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट जो कंडीशन क्या है, द पार्टिकल साइजेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो लाइट का वेवलेंथ उससे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का साइज, और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो है वो लार्ज मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है, देखिए हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर किसको कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर मतलब यहाँ पे अगर एक कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें और एक आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, सपोज पहले आप लोग सिल्वर आयोडाइड लिया, फिर इसमें आप लोग KNO3 डाल दिया, तो सिल्वर आयोडाइड में Ag प्लस I माइनस आयोन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या डाल दिया, पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया। तो पहले एक पॉजिटिव लेयर था AgI के साथ, एक पॉजिटिव लेयर था K प्लस का, और AgI के साथ एक नेगेटिव लेयर भी फॉर्मेशन हुआ। ये है पॉजिटिव लेयर और इसको कहेंगे मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। ये दोनों लेयर में क्योंकि इसमें आयन है तो दो डिफरेंट टाइप का पोटेंशियल फॉर्मेशन है, मतलब पोटेंशियल सेल पोटेंशियल रहेगा। इसमें एक टाइप का पोटेंशियल सेल पोटेंशियल होगा, इसमें और एक टाइप का सेल पोटेंशियल होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे जीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये मोबाइल लेयर और डिफ्यूज लेयर ये दोनों को हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर कहते हैं, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज लेयर एंड द मोबाइल लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन किसको कहते हैं? The precipitation of colloidal particle using suitable electrolyte, इस प्रोसेस को कहेंगे फ्लोकुलेशन और कोआगुलेशन। तो उस प्रोसेस को यूज करके हार्डी-सुलजे एक रूल बना दिया, हार्डी-सुलजे रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस में, बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है। हार्डी-सुलजे रूल है क्या? हार्डी-सुलजे रूल में बताया गया higher the charge of the ions, that means greater the charge of the ion, greater the valence of the flocculating ions added, greater will be its flocculating power। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका उतना ज्यादा फ्लोकुलेशन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करने का क्षमता ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल एक ले लेते हैं, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Cl माइनस SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस। तो नेगेटिव की तरफ देखिए, यहाँ पे नेगेटिव भी ज्यादा होगा तो इसमें भी
क्या होगा, नेगेटिव ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो फ्लोकुलेशन ज्यादा होगा। पॉजिटिव भी इसमें ज्यादा है तो इसमें भी क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, चार्ज ज्यादा होगा तो इसमें फ्लोकुलेशन भी, प्रेसिपिटेशन पावर भी ज्यादा होगा। ठीक, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हार्ड स्कूल जरूर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखिए, गोल्ड नंबर का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड in milligram required to just prevent the coagulation of a 10 ml of a given gold sol when 1 ml of a 10% solution of NaCl is added to it। मतलब देखिए, प्रोटेक्टिव कोलोइड मिलीग्राम अमाउंट में प्रोटेक्टिव कोलोइड कितना चाहिए, किसको कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए, जब 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा, 1 ml ऑफ ए 10% सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा गिवन गोल्ड सॉल में। तो गोल्ड सॉल एक्चुअली किस में यूज होता है, गोल्ड सॉल प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलोइड वो निकालने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलोइड कम होगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के साथ। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया और गोल्ड नंबर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत चार्ट है, बुक में चार्ट है, अवेलेबल चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। गोल्ड नंबर का चार्ट है, मिल्क का, केसिन का, जिलाटिन का, गाम एराबी, मतलब बहुत सारा एक चार्ट है। इस चार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया गोल्ड नंबर से, तो आप लोग जरूर ये देख लीजिएगा गोल्ड नंबर का वो चार्ट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटेक्टिव पावर कम होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इमल्शन जो है, इमल्शन क्या है, लिक्विड मिक्सचर को कहेंगे इमल्शन। मतलब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होगा तो लिक्विड ही होगा, डिस्पर्शन मीडियम, तब उसको कहेंगे इमल्शन। इमल्शन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल होगा डिस्पर्स्ड फेज, वाटर होगा डिस्पर्शन मीडियम, मतलब वाटर ज्यादा होगा ऑयल कम होगा। तो उसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मिल्क में क्या है, फैट जो केसिन है और पानी। केसिन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और पानी क्या है, मतलब फैट क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और पानी क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। और वाटर इन ऑयल में ऑयल ज्यादा है, वाटर कम है, वाटर में क्या होता है, बहुत कम वाटर और ऑयल बहुत ज्यादा होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट किसको कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब these are the agents, these are the substances which are added to the emulsions to stabilize them। मतलब इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो एजेंट, जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। ये बुक में है, आप लोग जरूर देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है मगर एंट्रेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक नंबर जो है वो है फॉग मिस्ट और रेन फॉर्मेशन। फॉग मिस्ट रेन कैसे फॉर्म होता है, फॉग मिस्ट रेन फॉर्म होता है जब ड्यू मतलब नॉर्मल जो कंडीशन में जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के नीचे आ जाता है तो कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट मतलब कॉन्डेंस होकर डस्ट पार्टिकल है जो है, डस्ट पार्टिकल के ऊपर कॉन्डेंस हो जाता है, कॉन्डेंस होकर एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ा होके क्या हो जाता है, एग्रीगेट होके बड़ा मॉलिक्यूल होके फिर फॉग मिस्ट रेन के मतलब उसके फॉर्म में नीचे आ जाता है। ब्लू कलर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर ज्यादा होता है, इसलिए
स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसलिए उसका कलर ऐसा है। और फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा फॉर्मेशन होता है रिवर में, डेल्टा शेप का रिवर में फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? देखिए समुद्र का जो पानी है, सी वाटर जो है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, नमक है, पता है हम लोगों को, नमक मतलब इलेक्ट्रोलाइट, चार्ज पार्टिकल है। तो नदी का जो पानी होता है, नदी का जो पानी होता है उसमें भी तो बहुत सारा आयन रहता है, तो एक दूसरे के साथ जिधर पे मिलते हैं, उस संगम पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते 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 क्या होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब उसको कहेंगे डेल्टा फॉर्मेशन। और वो डेल्टा फॉर्मेशन इसलिए होता है, रीजन ये ही है। ठीक, तो पूरा जो चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया। बहुत सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। ये सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, जे मेंस, नीट, एम्स के लिए। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, ज़रूर देख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।